हमारी आज की खोज शुरू होती है 2015 में, जब मुंबई पुलिस के पास एक अनोनिमस कॉल आता है। कॉल पर जो व्यक्ति है वो पुलिस को बताता है कि शीना बोरा नाम की एक लड़की पिछले 3 सालों से गायब है और उसे गायब करने के पीछे हाथ है इंद्राणी मुखर्जी का। अब ये इंद्राणी मुखर्जी कौन है? जब पुलिस इस बारे में पता लगाती है तो उन्हें पता चलता है कि इंद्राणी मुखर्जी एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी है। लेकिन इतने बड़े आदमी के पत्नी के ऊपर इस आरोप को लगाने के पीछे का उद्देश्य था क्या? मतलब कि शीना बोरा और इंद्राणी मुखर्जी का आखिर कनेक्शन क्या था? जब पुलिस ने इस चीज की तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि इंद्राणी मुखर्जी और शीना बोरा दोनों बहन थे। इसका मतलब इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी ही बहन को गायब करवा दिया था। देखिए, यहाँ पर 2 चीजें थी। पहला, कॉल अनोनिमस था और दूसरा, जो अक्यूज था वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी था। इसलिए पुलिस ने डायरेक्टली उनसे पूछने की बजाय पहले अपनी खुद की थोड़ी बहुत खोज करने का सोचा। पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी और उसके आसपास के लोगों को सर्विलेंस पे डाला, उन पर नजर रखनी शुरू की और पुलिस को एक चीज समझ आई, वो ये कि शीना बोरा और इंद्राणी मुखर्जी के बीच कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि पिछले 3 महीनों में जब से पुलिस उन पर नजर रखे हुई थी, पिछले 3 महीनों में इंद्राणी मुखर्जी या उसके करीब के किसी भी आदमी ने शीना बोरा से कांटेक्ट करने की तक कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं, शीना बोरा ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं डाला है, और जो कि पिछले 3 महीनों में ही नहीं, पिछले 3 सालों से कुछ भी नहीं डाला है। इसका मतलब शीना बोरा गायब थी। लेकिन ये जो सारी की सारी चीजें थी वो शक के दायरे में थी। यकीन से अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। इसलिए पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को हिरासत में लेने से पहले उसके ड्राइवर को हिरासत में लिया। वो भी ये बोलकर नहीं कि हम शीना बोरा का केस हैंडल कर रहे हैं, वो भी ये बोलकर कि यार तुम्हारे पास ना इल्लीगल वेपन्स है। पुलिस को इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामराव के पास इल्लीगल वेपन्स होने की जानकारी उनके इन्फॉर्मेंट नेटवर्क से मिल चुकी थी। और इसके बाद जब उन्होंने ड्राइवर को हिरासत में लिया तो उनका सबसे पहला सवाल था कि आखिर शीना बोरा है क्या और तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? शीना बोरा का नाम सुनते ही श्यामराव के तोते उड़ गए। पूछताछ के दौरान शुरुआत में तो ड्राइवर ने थोड़ा रजिस्ट किया, लेकिन उसके बाद बहुत ही जल्द वो ब्रेक डाउन कर गया और उसने कुछ राज बिखेरने शुरू किए। उसने पुलिस को बताया कि शीना बोरा इसलिए गायब है क्योंकि उसका मर्डर किया जा चुका है, और इस स्टेटमेंट के साथ शीना बोरा का केस अब डिसअपीयरेंस का नहीं, मर्डर का बन चुका था और पुलिस भी अब उसी डायरेक्शन में विचार कर रही थी। इसके बाद ड्राइवर ने उस इंसान का नाम लिया जिस इंसान का नाम पुलिस सुनना चाहती थी, और वो नाम था इंद्राणी मुखर्जी का। ड्राइवर ने पुलिस को आगे बताया कि शीना बोरा के इस मर्डर में वो खुद भी शामिल था। इंद्राणी ने अपनी सेक्रेटरी के जरिए उसे 1.25 लाख रुपए दिए थे इस काम को करने के लिए। इस मर्डर को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग की गई थी, और उस प्लानिंग करने के लिए उन्होंने स्काइप का यूज किया था, और वो स्काइप की आईडी भी इंद्राणी की सेक्रेटरी ने ही उसे बना कर दी थी। प्लानिंग के अकॉर्डिंग मर्डर सिर्फ शीना बोरा का नहीं होना था, मर्डर होना था शीना बोरा के भाई मिखेल का भी। ड्राइवर का काम था कि उन दोनों डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए सही जगह ढूंढना, और उसने खोपोली और लोनावला के जंगलों में उस जगह की तहकीकात की थी, और साथ ही इंद्राणी मुखर्जी ने भी उस स्पॉट को विजिट किया था, और उसके बाद ही एक स्पॉट फाइनल किया गया था। इसके साथ ही उसने 2 बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग्स खरीदे थे ताकि बॉडीज को उसमें रखा जा सके, और 20 लीटर का एक कैन रखा था ताकि उसमें फ्यूल ले जाकर दोनों बॉडीज को डिस्पोज ऑफ किया जा सके। इतनी सब प्लानिंग के बाद आखिर वो दिन आया जब इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना था, और वो दिन था 24 अप्रैल 2012 को। आप इस तारीख को ध्यान रखिएगा क्योंकि हम बार बार इस तारीख पर वापस आने वाले हैं। 24 अप्रैल 2012 वो तारीख थी जब शीना बोरा का मर्डर किया गया था। आज वो दिन था जब इंद्राणी शीना से मिलने वाली थी, और इसीलिए उसने वाइन और कुछ दवाइयां ली थी। ये वो दवाइयां थी जिसे ड्राइवर ने कुछ पानी की बोतलों में मिला दिया था। इसके बाद वो शीना से मिलने के लिए निकल पड़े, लेकिन वो सिर्फ 2 लोग नहीं थे। ड्राइवर ने बताया कि इन सब चीजों में संजीव खन्ना भी उनके साथ था। अब ये संजीव खन्ना कौन है? देखिए, इंद्राणी मुखर्जी की जो पीटर मुखर्जी से जो करंटली शादी चल रही है, ये उसकी पहली शादी नहीं है। इसके पहले इंद्राणी मुखर्जी संजीव खन्ना के साथ शादी में थी, और वही संजीव खन्ना आज इनके साथ आया था। तीनों एक सिल्वर गाड़ी में उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर शीना से मिलना तय किया गया था। ड्राइवर सीट पर श्यामराव खुद बैठा है, पीछे इंद्राणी मुखर्जी बैठी है, और ड्राइवर के साथ वाली सीट पर
संजीव खन्ना बैठा है जो कि सिगरेट पी रहा है। करीब 10 से 15 मिनट के बाद शीना बोरा वहां पर आती है और पीछे गाड़ी में इंद्राणी मुखर्जी के साथ बैठ जाती है। जब शीना गाड़ी में आकर बैठती है तब ड्राइवर उस गाड़ी को एक सुनसान सड़क की तरफ मोड़ देता है। इसी बीच दवाओं से मिला हुआ पानी शीना पी लेती है और वो कुछ बेहोशी की हालत में आती है। ये देखकर एक सुनसान जगह पर गाड़ी को रोका जाता है। संजीव खन्ना और ड्राइवर दोनों उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं और पीछे की तरफ आते हैं जहां पर इंद्राणी और शीना बैठे हुए थे। इसके बाद ड्राइवर शीना का मुंह दबाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके अंगूठे को काट लेती है और तब संजीव खन्ना उसके बालों को पकड़कर उसे पीछे खींचता है और इंद्राणी उसके गले को दबाकर उसका मर्डर कर देती है। लेकिन ये तो बस आधा काम था, अभी भी एक और मर्डर करना बाकी था और वो मर्डर था शीना के भाई मिखैल का। इसीलिए शीना की बॉडी को वो लोग बैग में पैक करते हैं और गाड़ी के ट्रंक में डाल देते हैं और इसके बाद वो जाते हैं उस फ्लैट पर जहां पर मिखैल अभी रह रहा था। मिखैल जिस फ्लैट में रह रहा था वो फ्लैट भी इंद्राणी मुखर्जी का ही था और जब वो वहां पहुंचती है तो वो मिखैल को बताती है कि वो बस ऐसे ही आई हुई है और इसके बाद वो तीनों मतलब संजीव खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी और मिखैल तीनों वहां पर शराब पीने लगते हैं। प्लान ये था कि मिखैल को इतनी शराब पिलाई जाए कि वो नशे में आकर बेहोशी की हालत में आ जाए और तब उसका मर्डर किया जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा दारू पीने के बाद भी मिखैल नशे में उतना आता नहीं है और तब ये लोग मिखैल को मारने का प्लान ड्रॉप करते हैं क्योंकि तब वो ये भी सोचते हैं कि 2 बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मिखैल को कभी और देख लेंगे। और तब वो वहां से निकलते हैं और गाड़ी के ट्रंक में रखी शीना की डेड बॉडी को जो उन्होंने स्पॉट तय किया था वहां पर ले जाकर आग लगा देते हैं। शीना की बॉडी को आग लगाने के बाद वो लोग उसके रिमेन्स को जमीन में गाड़ देते हैं। ड्राइवर से इतना सब कुछ सुनने के बाद अब पुलिस के पास वजह थी कि वो इंद्राणी और संजीव खन्ना को हिरासत में ले सके और वो लोग वैसा ही करते हैं और इसके बाद शुरू होती है एक बहुत लंबी पूछताछ। इस पूछताछ के दौरान इंद्राणी अपने क्राइम को तो एक्सेप्ट नहीं करती है लेकिन वो पुलिस को एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ बताती है, वो ये कि शीना उसकी बहन नहीं है बल्कि उसकी बेटी है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब कि 2012 में, अभी तो 2015 चल रहा है पुलिस के लिए, 2012 में जब शीना मुखर्जी गायब हुई थी तब उसकी उम्र कुछ 24-25 साल के आसपास थी और उस समय इंद्राणी मुखर्जी की उम्र कुछ 39 साल के आसपास। इसका मतलब दोनों की उम्र में सिर्फ 15-16 साल के आसपास का ही डिफरेंस था। तो क्या वो इतनी छोटी उम्र में ही मां बन गई थी? और यदि ऐसा है तो उसका पिता कौन है फिर? लेकिन इंद्राणी ने इसके आगे पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और तब पुलिस ने अपनी इस खोज को, अपनी इस पूछताछ को और भी ज़्यादा बढ़ाने का सोचा। मतलब कि पुलिस ने हर उस इंसान की लिस्ट निकाली जो इस केस से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसमें उनके रिश्तेदार और दोस्त सब लोग शामिल थे। अपनी इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को शीना के दोस्तों से पता चला कि शीना का अफेयर एक राहुल नाम के आदमी से चल रहा था। वो अफेयर सिर्फ अफेयर तक ही सीमित नहीं था, दोनों ने एंगेजमेंट तक कर ली थी। लेकिन ये राहुल था कौन? ये राहुल था पीटर मुखर्जी का बेटा। देखिए, हमने बात की थी कि पीटर मुखर्जी और इंद्राणी दोनों के लिए उनकी दूसरी शादी थी और पीटर मुखर्जी की इसके पहले शादी एक शबनम नाम की लेडी से हुई थी और राहुल उन्हीं दोनों का बेटा था। और अब पुलिस ने राहुल से अपनी पूछताछ शुरू की। राहुल ने पुलिस को बताया कि वो शीना से पहली बार 2008 में मिला था जब वो पीटर और इंद्राणी के साथ उनके वर्ली वाले फ्लैट में रहता था और तब शीना भी वहां पर रहने आई थी। समय के साथ दोनों में फ्रेंडशिप डेवलप हो गई और ये फ्रेंडशिप इंद्राणी की नज़र में भी आ गई थी। और शायद इंद्राणी को ये फ्रेंडशिप रास नहीं आ रही थी क्योंकि जब राहुल एक बार लंदन गया था तो उसके वहां से वापस आने के बाद इंद्राणी ने पीटर को बोलकर उसे अलग रहना शुरू करवा दिया एक रेंट के फ्लैट पर। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, जब आप दो लोगों को अलग करने की कोशिश करते हो तब वो और ज्यादा करीब आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो राहुल और शीना के बीच सिर्फ एक फ्रेंडशिप ही थी, लेकिन अब दोनों ने एक रिलेशनशिप डेवलप कर ली थी। रिलेशनशिप में आने के बाद एक दिन अचानक शीना राहुल को ये बताती है कि वो इंद्राणी की बहन नहीं है बल्कि वो इंद्राणी की बेटी है और इस तरह वो दोनों स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर होंगे। लेकिन उसके बाद भी वो दोनों अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं और जब इस रिलेशनशिप के बारे में इंद्राणी को पता चलता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। और इसी चीज को लेकर कई बार इंद्राणी का पीटर से झगड़ा भी हुआ था, लेकिन कुछ सोल्यूशन निकल नहीं रहा था।
इसीलिए इंद्राणी ने खुद एक सोल्यूशन निकाला, वो ये कि वो शीना को गुवाहाटी भेज देती है। गुवाहाटी इंद्राणी के माता पिता का घर है, इसका मतलब शीना अपने नाना नानी के पास रहने चली जाती है। लेकिन गुवाहाटी में अब उसकी कुछ तबीयत बिगड़ जाती है और उसे दिल्ली में एडमिट किया जाता है। शीना के दिल्ली में एडमिट होने के बाद इंद्राणी उससे मिलने तो जाती है, लेकिन वो अकेले मिलने नहीं जाती है, वो शीना के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जाती है। शायद इंद्राणी यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखकर वो उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लेगी और राहुल को भूल जाएगी। और इसीलिए जब वो दिल्ली से डिस्चार्ज होती है तो वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ही उसे बेंगलुरु में रहने भेज देती है। लेकिन बेंगलुरु में उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी और ये चीज़ जब राहुल को पता चलती है तो वो तुरंत ही बेंगलोर के लिए निकल पड़ता है। बेंगलुरु पहुंचने के बाद जब राहुल शीना से मिलता है तो उसे पता चलता है कि शीना बहुत ज़्यादा ही वीक हो चुकी है और इसके बाद वो उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है। और डॉक्टर जब शीना की दवाइयों को देखता है तो सबसे पहले वो उन दवाइयों को बंद करवा देता है जो दिल्ली के ट्रीटमेंट के बाद से शीना ले रही थी, क्योंकि वो दवाइयाँ नहीं थी, वो थे सेडेटिव। और यदि शीना उन दवाइयों को बहुत ज़्यादा लेती तो उसे मेंटल इलनेस हो सकती थी। लेकिन ये दवाइयां तो इंद्राणी मुखर्जी ने उसे दी थी। इसके बाद राहुल शीना को बेंगलुरु से अपने देहरादून वाले घर पर ले जाता है और वहां पर वो लोग कुछ दिन साथ रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे शीना की हालत ठीक हो जाती है। और 2009 में जब शीना पूरी तरह ठीक हो जाती है तो वो लोग मुंबई वापस आ जाते हैं और एक रेंटेड फ्लैट पर रहने लगते हैं। ये सारा प्रकरण इंद्राणी देख तो रही थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी और इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी। वो सिर्फ और सिर्फ पीटर मुखर्जी से इस चीज़ को लेकर लड़ाई करती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इस तरह 2009 से 2011 आ गया, लेकिन इन 2 सालों में इंद्राणी ने कभी शीना से अच्छे से बात की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। इंद्राणी अभी भी शीना से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन अब ये दोनों जो करने वाले थे वो इंद्राणी के गुस्से को एक अलग लेवल पर ले जाने वाला था। वो ये कि अक्टूबर 2011 में राहुल ने अपनी माँ और शीना ने अपने ग्रैंड्स पेरेंट्स की ब्लेसिंग से आपस में एंगेजमेंट कर ली। लेकिन यहाँ पर इंद्राणी ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उन दोनों के एंगेजमेंट के बाद उसने शीना को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। दोनों ने बहुत ही शांति से और प्यार मोहब्बत के साथ वो डिनर किया। और जब उस डिनर से शीना वापस आई तब उसने राहुल को बताया कि अब इंद्राणी पूरी तरह से बदल चुकी है और वो अब कोई गुस्सा नहीं रखती है उन दोनों के लिए। ये सुनकर राहुल भी खुश था और इसी तरह कुछ दिन बीत गए और यहाँ पर 2011 से अप्रैल 2012 आ गया था। इंद्राणी ने शीना को फिर से डिनर के लिए इनवाइट किया और उसने शीना को बोला कि उसने तो एंगेजमेंट गिफ्ट उसे अभी तक दिया ही नहीं है, तो वो इस डिनर के बहाने उसे एंगेजमेंट गिफ्ट भी देना चाहती है। इंद्राणी ने शीना को यह इन्विटेशन 23 अप्रैल 2012 को दिया था और उन्होंने 24 अप्रैल 2012 को मिलना तय किया था। इस इनविटेशन के बाद राहुल भी काफ़ी खुश था कि अब उनके घर परिवार में चीज़ें सुधर रही है और इसीलिए राहुल 24 अप्रैल को शीना को उसके वर्क प्लेस से पिक करता है। शीना उसके साथ घर वापस आती है, वहाँ पर वो ड्रेस चेंज करती है, थोड़े पार्टी वाले कपड़े पहनती है और उसके बाद करीब 6:30 पौने 7 बजे वो शीना को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उन लोगों ने मिलना तय किया गया था। राहुल देखता है कि वो एक सिल्वर कार में आए हुए हैं, सामने ड्राइवर बैठा है, उसके साइड में एक अनजान आदमी है जिसे राहुल नहीं जानता और वो सिगरेट पी रहा था और पीछे इंद्राणी बैठी हुई है। वो शीना को कार में बैठते हुए तक देखता है और उसके बाद वहां से लौट पड़ता है। राहुल के इस बयान के साथ पुलिस ड्राइवर की बताई हुई उस स्टोरी से इसे कनेक्ट कर पा रही थी कि कैसे 6:30 पौने 7 बजे के आसपास वो लोग शीना से मिले थे। लेकिन पुलिस को अभी और भी आगे सुनना था कि राहुल ने इसके बाद क्या किया। राहुल पुलिस को आगे बताता है कि जब 11 बजे के आसपास तक शीना घर वापस नहीं आई और ना ही उसका कोई कॉल आया, तब वो शीना को कॉल लगाता है, लेकिन शीना उसका कॉल काट देती है और वो उसे मैसेज करती है कि वो अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है और वो वहीं पर पूरी रात बिताएगी। और उसके बाद दोनों आपस में SMS में ही कुछ बातें करते हैं। राहुल भी उस समय सोचता है कि हाँ ठीक है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगले दिन जब शीना फिर से नहीं आती तब वो कॉल करता है, लेकिन फिर से उसका कॉल नहीं उठाया जाता और अब उसे एक मैसेज आता है कि अब तुम मुझे भूल जाओ। मतलब उसे शीना के नंबर से मैसेज आ रहा है और शीना उसे बोल रही है कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और उसके बाद कुछ समय बाद एक और मैसेज आता है
कि वो 2-3 महीनों बाद उसे मिलेगी और वो देश छोड़कर कहीं तो भी जा रही है। लेकिन राहुल के लिए सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा सस्पिशियस थी, इसीलिए वो इंद्राणी के घर जाता है, जहां पर इंद्राणी उसे बताती है कि अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है और वो अब आगे बढ़ चुकी है और इस देश को छोड़कर कहीं जा चुकी है। इंद्राणी से बात करने के बाद राहुल शीना के दोस्तों से भी मिलता है, लेकिन वहां पर भी उसे कुछ पता नहीं चलता है और तब आखिरकार वो पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट लिखवाता है। लेकिन उस समय पुलिस उसे सीरियसली नहीं लेती और बोलती है कि शीना एक एडल्ट है और वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। यहाँ पर राहुल को शक था कि हो ना हो ये पुलिस वाले भी इंद्राणी से मिले हुए हैं और इंद्राणी ने ही उसे ऐसा बोलने के लिए बोला है। राहुल पुलिस को आगे बताता है कि जब उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है तो वो अपने पिता से मिलता है। उसका पिता उसे बताता है कि शीना अब यूएसए जा चुकी है और वो वहीं पर रहकर पढ़ाई करने वाली है, तो तुम उसे भूल ही जाओ तो अच्छा होगा। पीटर मुखर्जी का नाम आते ही पुलिस को एक और ऐसा नाम मिलता है जिस पर वो शक कर सकते थे, क्योंकि राहुल के स्टेटमेंट से पुलिस को ये शक हुआ कि पीटर मुखर्जी भले ही मर्डर में शामिल ना रहा हो, लेकिन उसे पता तो था कि शीना का मर्डर किया गया है और उसने ये सारी की सारी बातें छिपाए रखी और इसीलिए पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। और उन कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को पता चला कि 24 अप्रैल 2012 के आसपास पीटर मुंबई में था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो इंद्राणी से फ़ोन से हमेशा से कांटेक्ट में था, क्योंकि उसी के आसपास आधा घंटा पौन घंटा उन दोनों की आपस में बातें हुई थी। इसके पहले भी पीटर मुंबई से बाहर गया था, लेकिन इतनी लंबी बातें इंद्राणी के साथ कभी फ़ोन पर उसने नहीं की थी। इसके साथ ही पुलिस को ये भी पता चला कि शीना और पीटर मुखर्जी की भी बातें हुई थी, जिसमें शीना पीटर मुखर्जी को बोल रही थी कि प्रॉब्लम शीना और राहुल नहीं है, प्रॉब्लम इंद्राणी मुखर्जी खुद है और उसे इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आने का कोई हक नहीं है। तो ये सारी बातें भी पीटर और शीना के बीच में हुई थी। पुलिस ने पीटर मुखर्जी को रडार पर तो रखा ही था, लेकिन इसके साथ ही वो संजीव खन्ना के मोटिव को भी पता करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी का मोटिव तो समझ आता है कि वो दोनों अपने बच्चों के रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, लेकिन संजीव खन्ना का क्या मोटिव हो सकता है, क्योंकि वो तो इंद्राणी का एक्स हस्बैंड है, तो उसे इन रिलेशनशिप से क्या ही मतलब। पुलिस को अपनी खोज के दौरान ये पता चला कि संजीव और इंद्राणी की एक बेटी भी है, लेकिन वो बेटी अभी है कहाँ। फिलहाल उस बेटी को पीटर मुखर्जी ने अडॉप्ट किया हुआ है और वो अब इंद्राणी और पीटर के साथ ही उनके घर में रहती है। संजीव खन्ना के मोटिव को लेकर पुलिस की ये थ्योरी थी कि अब जब उन दोनों की बेटी पीटर मुखर्जी की लीगल हेयर बन चुकी है, तो पीटर मुखर्जी की प्रॉपर्टी उसे मिलना चाहिए। और ऐसा हुआ भी है, इंद्राणी ने और पीटर ने कुछ प्रॉपर्टीज उनकी बेटी के नाम पर ऑलरेडी कर दी थी। लेकिन यदि ये दोनों शादी कर लेते हैं, मतलब शीना और राहुल शादी कर लेते हैं, तो उसे मिलने वाली प्रॉपर्टी, मतलब कि उनकी बेटी को मिलने वाली प्रॉपर्टी में कुछ कमी आ सकती है। और शायद यही मोटिव था संजीव खन्ना के इन्वॉल्वमेंट का। और इसी चीज़ के साथ पुलिस संजीव खन्ना को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। अपनी पूछताछ के दौरान संजीव खन्ना भी उस क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है। वो पुलिस को बताता है कि जिस कार में इंद्राणी ने शीना का मर्डर किया था, वो उस समय उसी कार में था, लेकिन उसका मर्डर में कोई हाथ नहीं, और इस तरह वो सारा का सारा ब्लेम इंद्राणी पर डालने की कोशिश करता है। पुलिस की इतनी सारी खोज के बाद भी इंद्राणी अपने क्राइम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी, और पुलिस जानती थी कि कोर्ट में अगर इनमें से कोई मुकर गया तो उनका केस दम ही नहीं पकड़ेगा, और इसीलिए अब वो कुछ लूज एंड्स को टाइट करना चाहते थे। और इसी चीज़ के चलते वो गुवाहाटी जाते हैं, गुवाहाटी जहां पर इंद्राणी के माता पिता रहते थे, और फिलहाल मिखेल भी उन्हीं के साथ वहां रहता था। गुवाहाटी में पुलिस मिखेल से अपनी पूछताछ करती है। मिखेल पुलिस को बताता है कि वो शीना का छोटा भाई है और इंद्राणी ही उसकी माँ है। वो बचपन से ही अपने नाना नानी के साथ रहकर बड़ा हुआ था, लेकिन कुछ साल पहले ही इंद्राणी ने दोनों को हायर स्टडीज़ के लिए मुंबई बुलाया था, और शर्त सिर्फ इतनी थी कि उन्हें ये नहीं बताना है कि तुम उनके बेटे हो, तुम्हें ये बताना है कि तुम इंद्राणी के भाई बहन हो। इसके बाद मिखेल भी पुलिस को वही बताता है कि इंद्राणी शीना और राहुल की रिलेशनशिप से बिल्कुल खुश नहीं थी, और इंद्राणी ने मिखेल को एक मेल किया था जो उसने शीना को आगे फॉरवर्ड किया था। उस मेल में लिखा था कि जब तक शीना और राहुल रिलेशनशिप में है, गुवाहाटी की कोई भी प्रॉपर्टी शीना को नहीं मिलेगी। इस पर शीना ने रिप्लाई ये दिया था कि मैं भी आपकी ही बेटी हूँ,
आपने अपनी खुशी के लिए जो भी कुछ किया है अपने हिसाब से किया है, तो मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। इसके बाद पुलिस मिखेल से पूछती है कि शीना के गायब होने के बाद तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? तो उसने बताया कि हाँ, जब शीना गायब हुई तो उसने उसे कई बार कॉल करने की कोशिश तो की, लेकिन उसका जब फोन ही नहीं लगा तो उसने इंद्राणी से पूछा कि आखिर शीना है कहाँ। तो इंद्राणी ने उसे बता दिया कि वो यूएसए गई है हायर स्टडीज़ के लिए और उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। और इसके बाद मिखेल भी मुंबई से वापस अपने नाना नानी के पास आ गया। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ मिखेल ने पुलिस को अपना एक शक भी बताया। उसने ये बताया कि हाँ, इंद्राणी इतनी पावरफुल लेडी है कि वो शीना को गायब कर सकती है या उसका मर्डर भी कर सकती है। इसके बाद पुलिस ने वहाँ पर पड़ोसियों से भी बात की कि अगर उन्हें इंद्राणी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ पता हो जो उनकी मदद कर सके तो ज़रूर से बताओ। और पड़ोसी उन्हें बताते हैं कि करीब जब शीना 18-19 साल की थी तब वो 2 बच्चों के साथ वापस आई थी और उन दोनों बच्चों को यहाँ पर छोड़कर वो कहीं तो भी चले गई थी। पड़ोसियों से पुलिस को बस इतना ही पता चला। पुलिस ने देहरादून वाले घर में कुछ खोजबीन भी की और उन्हें वहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिले। पहला, शीना बोरा का बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें पिता का नाम लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर पिता का नाम इंद्राणी के पिता का नाम लिखा हुआ था। और दूसरा, शीना बोरा का पासपोर्ट। अरे जब पासपोर्ट यहाँ है इसका मतलब कि वो कभी यूएसए गई ही नहीं। और इन सारे सबूतों और इन्फॉर्मेशन के साथ जब पुलिस ने इंद्राणी से पूछताछ शुरू की तो घंटों चली पूछताछ के बाद इंद्राणी ने वो राज खोला कि आखिर शीना बोरा उसकी बेटी कैसे है। इंद्राणी ने पुलिस को बताया कि जब वो 15 साल की थी तब उसके सौतेले पिता ने उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और ऐसा ही उसने कुछ महीनों बाद भी किया था। और जब दूसरी बार उसके साथ ज़बरदस्ती की गई तब वो प्रेग्नेंट हो गई और तब शीना बोरा का जन्म हुआ। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसका जो बॉयफ्रेंड था, इंद्राणी का जो बॉयफ्रेंड था, उसने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था और वो वहीं पर उनके साथ रहता था और इसके चलते वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई जिससे मिखेल का जन्म हुआ। लेकिन इंद्राणी इन बच्चों में बंधकर फंसना नहीं चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी, इसलिए उन दोनों बच्चों को वो अपने पिता और माता के पास छोड़कर मुंबई आ गई और वहाँ पर उसने अपने कैरियर की शुरुआत की। देखिए, जब हम इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अपनी पूरी रिसर्च कर रहे थे तब हमें एक चीज़ पता चला कि यहाँ पर इंद्राणी ने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इसके कुछ पुख्ता चीज़ें हमें पता नहीं चली है। और यदि ऐसा हुआ भी होगा तो ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ कोर्ट में काम आ जाए, क्योंकि हो सकता है इंद्राणी ने पुलिस के सामने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया हो लेकिन कोर्ट में जाके मुकर गई हो। इसलिए हमें इस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं पता है कि यहाँ पर इंद्राणी ने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया भी है या नहीं। और पुलिस भी ये बात जानती थी कि उनके पास किए गए कन्फेशन का कोर्ट में कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए अब पुलिस हार्ड एविडेंस ढूंढना चाहती थी। और इस हार्ड एविडेंस को ढूंढने के लिए पुलिस ने उस ड्राइवर की तरफ फिर से अपना रुख किया, क्योंकि वो उन्हें उस डेड बॉडी तक ले जा सकता था। जब मुंबई पुलिस ने वहाँ की लोकल पुलिस से डेड बॉडी के सिलसिले में बात करना शुरू किया तब उन्हें पता चला कि 2012 में उन पुलिस वालों को एक डेड बॉडी मिली तो थी, लेकिन जब उसका कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाया तो उन्होंने उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन इसके बाद फिर भी पुलिस को कुछ रिमेन्स मिले, उस जगह से भी जहाँ पर ड्राइवर ने बताया और उस जगह से भी जहाँ पर पुलिस ने उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया था। वो दोनों रिमेन्स एक ही डेड बॉडी के थे। एम्स से उन बॉडी रिमेन्स के फॉरेंसिक जांच करवाई गई और वहाँ से पता चला कि हाँ, इसके हाई चांसेस है कि वो डेड बॉडी शीना बोरा की हो सकती है, लेकिन 100% कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है। देखिए, ये जो खोज है इसमें हम फ्लैशबैक में बहुत बार गए हैं। पुलिस ने जो लोगों से बातें की है हमने उनकी कहानियां कवर की है, इसलिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत समय बीत गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन पुलिस ने इंद्राणी को हिरासत में लिया था उस दिन से अभी चंद दिन ही बीते थे और ये केस अब टीवी में, मीडिया में बहुत ज़्यादा छाया हुआ था। और इस चीज़ के चलते एक आदमी अचानक ही पुलिस के पास आकर कहता है कि वो इस केस का आई विटनेस है। और जब उसने टीवी पर ये सारी चीज़ें देखा तो उसे 2012 की वो चीज़ याद आई जो उसने देखा था। उसने इंद्राणी मुखर्जी, उस ड्राइवर को
और संजीव खन्ना को बॉडी को डिस्पोज ऑफ करते हुए देखा था। उस आदमी के इस बयान के बाद पुलिस ने उसका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी करवाया और उसने संजीव खन्ना को आइडेंटिफाई भी कर लिया। लेकिन ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता क्या है? आपने मूवीज या फिर वेब सीरीज में देखा ही होगा कि ऐसा 4-5 लोगों को एक कांच के पीछे खड़ा कर दिया जाता है और फिर एक आदमी उनमें से क्रिमिनल को या फिर अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पर भी वही किया था और उसने संजीव खन्ना को आइडेंटिफाई किया था। लेकिन कोर्ट में संजीव खन्ना के वकील ने उसे पूरी तरह से न्यूट्रल कर दिया। इसके पीछे के 2 कारण थे। पहला ये कि 3 साल पुरानी बात उस आदमी को इतने ढंग से कैसे याद है, और चलो अगर याद है, उस आदमी की मेमोरी बहुत अच्छी भी है, तो 2012 में जब उस एरिया में डेड बॉडी मिली तब वो आदमी सामने क्यों नहीं आया कि भाई मुझे पता है कि ये डेड बॉडी किसने डिस्पोज ऑफ की। इस चीज़ का जवाब उस आदमी के पास, उस आई विटनेस के पास बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को लेकर कोर्ट का अपना एक जजमेंट भी है। कोर्ट ये कहता है कि जो केस बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हो, जिसे मीडिया बहुत ज़्यादा कवर करती हो और अक्यूज्ड को बार बार टीवी पर दिखाया जा रहा हो, उन लोगों का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब एक फेमिलियर फिगर बन चुके हैं और उन्हें पहचानना बहुत आसान होता है। इसीलिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी इस केस में काम नहीं आया और ये आई विटनेस पूरी तरह से डिसमिस हो गया। देखिए, जो केस है ये अभी भी कोर्ट में चल ही रहा है और इस बीच इंद्राणी ने ये भी दावा किया है कि शीना बोरा जिंदा है, वो मरी ही नहीं है और उसे एक एयरपोर्ट पर देखा भी गया है। कोर्ट ने उस एयरपोर्ट के फुटेजेस भी मंगवाए, लेकिन कुछ क्लियर ही नहीं किया जा सका। फिलहाल 6 साल तक जेल में रहने के बाद इंद्राणी मुखर्जी बेल पर बाहर है। अब देखिए, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, किसे बेल देना है, किसे बेल नहीं देना है, ये सब काम कोर्ट का है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन हमने इस जो इन्वेस्टिगेशन पर, इस खोज पर जितनी भी हमने रिसर्च की है, उससे हमें कुछ लूप होल्स नज़र आते हैं, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस नज़र आते हैं। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि इन क्वेश्चंस के जवाब कभी ढूंढे ही नहीं गए हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि इन क्वेश्चन के आंसर पब्लिक डोमेन में नहीं आए हो, मतलब कि पुलिस को इनके आंसर्स पता हो, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में, मतलब न्यूज़ में अभी तक आए नहीं हैं। देखिए, इसमें से सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर वो कौन था जिसने वो अनोनिमस कॉल किया था, क्योंकि उसी की वजह से तो ये सारी की सारी खोज शुरू हो पाई थी। और दूसरा सवाल ये है कि मिखेल ने पुलिस को बताया था कि हाँ, इंद्राणी इतनी पावरफुल है कि वो ये सब कुछ कर सकती है। जब उसे ये शक था ही तो वो पुलिस के पास पहले क्यों नहीं चला गया? क्यों उसने तब तक वेट किया जब तक पुलिस उसके पास पहुंची? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि इंद्राणी के माता पिताजी से कोई डिस्कशन क्यों नहीं किया गया, उनसे कोई पूछताछ क्यों नहीं की गई? इन सब के अलावा संडे गार्डियन के अकॉर्डिंग 2012 में जब पुलिस को वो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली थी तो उन्होंने जेजे हॉस्पिटल में जाकर उसकी पहचान करवाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस कभी वो रिपोर्ट लेने वापस गई ही नहीं। ऐसा क्यों? इन सारे सवालों के जवाब अभी तक मिले ही नहीं हैं। अब देखिए, मैं जानता हूं कि हमारी ये खोज अधूरी सी फील होती है, क्योंकि कोई क्लोजर नहीं है। न तो पुलिस के पास सारे जवाब है भी तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, और ना ही कोर्ट ने अभी तक अपना कोई फैसला सुनाया है। तो मैं जानता हूं इस केस में क्लोजर की कमी है, इस खोज में क्लोजर की कमी है। लेकिन खोजें ऐसी ही तो होती है जो हमारे अंदर के खोजी को बाहर निकाले और हमें सच ढूंढने के लिए मजबूर करे। तो आप मुझे बताइए कि आपको इस केस के बारे में क्या लगता है, आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं, और यदि मुझसे इस केस को लेकर कोई डिटेल मिस हो गई हो तो वो भी आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और हम इसी तरह की केसेस, हम इसी तरह की खोजें हर हफ्ते लाते रहते हैं। तो यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई खोज के साथ।